लेट्स क्रैक जेपीएससी हिंदी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले हम आपको इम्पोर्टेंट एक न्यूज दे दें कि जेपीएससी पीटी का जो एग्जाम है वो अब 2022 में होगा। ठीक है, अच्छा 2022 में कब होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। एक मेरा रिसोर्स है जो डायरेक्ट जेपीएससी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो रिसोर्स का ये कहना है कि यदि 2 मई को एग्जाम नोटिफिकेशन था, एडमिट कार्ड सुनने में आया कि जारी होने वाला था, तो क्या यदि कोरोना नहीं होता तो 2 मई को एग्जाम होता? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जेपीएससी केवल 30% ही तैयारी कर रखी थी, क्योंकि जेपीएससी को भी पता था कि कोरोना का दूसरा लहर आने वाला है। और अब परीक्षा 2022 में होगी और 2022 में कब होगी इसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो खुश हो जाइए वैसे विद्यार्थियों जो स्टार्ट किए थे जेपीएससी की तैयारी, मतलब जो स्टार्ट किए थे। ठीक है, अब खुश हो जाइए। अच्छा, आप जो पढ़ लिए हैं, जो तैयारी कर चुके हैं, वो क्या करें? तो भाई रिवीजन मोड में आइए। तो जैसे कि हम लोग जब तैयारी कर रहे थे जेपीएससी का, मैं पहले भी आपको बताया था कि मैं एक जेपीएससी का टीचर नहीं हूँ, मैं एक तैयारी करता हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो फर्स्ट फेज में हम लोग एनसीईआरटी, जो नई एनसीईआरटी, मैं देखिए एक रिसर्च किया हूँ कि इस बार कम पढ़कर भी एग्जाम को निकाला जा सकता है, क्वालिफाई किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? देखिए एनसीईआरटी बहुत यूट्यूबर बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। मैं भी बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़िए और मैं एनसीईआरटी पढ़ता भी हूँ, लेकिन जो झारखंड में जेसीईआरटी का जो बुक है, देखिए जेसीईआरटी का जो बुक है सभी क्लास के लिए, ठीक है, इसको पढ़ना अब जरूरी है, क्योंकि इसमें किया क्या गया है मैं आपको बता दूं कि इसमें झारखंड से रिलेटेड कंटेंट को समावेशित किया गया है एनसीईआरटी में। इस चीज को आप समझिए, मतलब कि झारखंड विशेष से पर पुस्तक तैयार की गई है कि यहां के विद्यार्थी पढ़ें और एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ उनको झारखंड के बारे में भी जानकारी हो। तो झारखंड के बारे में जानकारी हो तो मतलब जेपीएससी पेपर 2। तो इसलिए मैं रिवीजन के मोड में आपके सामने सभी क्लास के एनसीईआरटी को बारी बारी से रखने वाला हूं। बस आपका साथ चाहिए मुझे। और मैं एक चीज और बता दूं, यूट्यूब से मैं पैसा नहीं कमाने वाला हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते हैं। फायदा होना चाहिए आपको, वीडियो देखकर फायदा होना चाहिए, मुझे बस एक छोटा सा प्रयास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी कंटेंट को आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। 6 क्लास से उठाए हैं, इंडियन पॉलिटी से उठाए हैं, और इंडियन पॉलिटी का वेटेज आपको पीटी में भी है। और इंडियन पॉलिटी भले ही स्टार्ट किए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये ऑल ओवर कंपटीशन के लिए आपका तैयारी एक अच्छा ढंग से हो जाएगा। और एनसीईआरटी यदि किताब सामने रखेंगे तो और बेहतर ढंग से तैयारी होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप भी कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं और मेरे साथ साथ यदि आपको मन है तो लिखें, और नहीं मन है तो चुपचाप सुने। और जैसे जैसे लेसन बढ़ते जाएगा आगे, और मैं बता दूं कि जो बड़ा लेसन रहेगा उसको मैं 2 पार्ट में खत्म करूंगा, और जो छोटा लेसन रहेगा उसको एक ही पार्ट में खत्म कर दूंगा। ठीक है, अब तो डिजिटल बोर्ड है नहीं भाई, लेकिन थोड़ा सा प्रयास किया गया है, छोटा सा प्रयास, इसको आप देखें। और डिजिटल बोर्ड जब हो जाएगा तो फिर तो एक अलग दुनिया है उसका। भाई टच स्क्रीन ऐसे करना है, लान देना है और फटाफट हो गया। ठीक है, तो आइए एक चीज और मैं बता देता हूं, YouTube पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। सेल्फ स्टडी जो बुक से पढ़िएगा और जो नोट्स से पढ़िएगा, और नोट्स कैसा, जो आप खुद तैयार किए हैं, ठीक है, उस नोट से पढ़िएगा तो बहुत एडवांटेज आपको मिलने वाला है। तो आइए सीधी बात करते हैं, नो बकवास। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा समाज विविधता से भरा, पहला लेसन का नाम है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ा सीरीज होने वाला है, जो 12 तक चलेगा, क्लास 6 से लेकर 12 तक चलेगा, और ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए होगा। रेलवे हो या एसएससी हो या बैंकिंग हो या अदर फील्ड का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, लेकिन रिगार्डिंग जेपीएससी लेवल से ही पढ़ाएंगे। आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर के साथ मैं पढ़ाऊंगा,
क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा समाज विविधता से भरा है। देखिए, टॉपिक को एनालिसिस करने के लिए आप पहले सीखिए कि टॉपिक को कैसे आप चर्चा में लाइएगा। चर्चा का विषय, जैसे अभी गांव गली मोहल्ला सभी जगह चर्चा का विषय क्या है? तो कोरोना है। उसी प्रकार से चर्चा का विषय लाइए कि हमारा देश जो है विविधता का देश है। किस चीज का देश है? विविधता का देश है। तो विविधता का देश क्यों है भाई? इस पर थोड़ा सा बहस हो। विविधता का देश इसलिए है क्योंकि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के भाषा है, हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग कपड़े पहनते हैं, हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग खान पान करते हैं, हमारे देश के लोग विभिन्न प्रकार के भाषा बोलते हैं, हमारे देश के लोग विभिन्न प्रकार के धर्म के फॉलोअर हैं, हमारे देश के विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जीव जंतुओं आपको मिलेंगे, विभिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे। मतलब कहा जाए तो एक भारत जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है। भारत क्या है? सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अब ये लोकतांत्रिक देश विविधता वाला देश है। तो आइए इस लेसन में हम लोग जानेंगे कि किन किन कारणों से हम भारत देश को विविधता का देश कहने वाले हैं। तो आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि समाज की पहली इकाई। देखो भाई, अगर सोसाइटी की बात करते हो आप, तो सोसाइटी का जो फर्स्ट यूनिट कहा जाता है, देखो हर कोई कहता है कि विद्यालय से ही सब कुछ मिलेगा। भाई मिलेगा विद्यालय से सब कुछ, क्योंकि विद्यालय भी एक सोसाइटी का पार्ट ही होता है, सोसाइटी का एक यूनिट ही होता है स्कूल। लेकिन अगर फर्स्ट यूनिट की बात करें, प्रथम इकाई की बात करें, तो प्रथम इकाई परिवार होता है। क्या होता है? परिवार। तो यहां पे फर्स्ट लाइन को देखें, समाज की पहली इकाई परिवार है और दूसरा इकाई क्या है? विद्यालय है। देखो भाई, सोसाइटी का अगर फर्स्ट यूनिट की बात करें कि फर्स्ट यूनिट क्या है सोसाइटी का, तो फर्स्ट यूनिट तो आपका परिवार होता है, ठीक है, जिसमें आप जन्म लेते हैं। और उसके बाद सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट होता है स्कूल, विद्यालय। और विद्यालय भी एक प्रकार का समाज का एक यूनिट होता है, भाग होता है, जो कहीं ना कहीं लोगों को एडवांटेज ही पहुंचाता है। तो आप सुने होंगे कि विद्यालय में पढ़ने से, सरकारी विद्यालय में ही पढ़कर, ठीक है, विद्यालय कोई भी यहाँ पर चर्चा नहीं किया गया है कि निजी या गवर्नमेंट। मैं चूंकि गवर्नमेंट में पढ़ा हूं तो गवर्नमेंट की ही बात कर रहा हूं। तो गवर्नमेंट में पढ़कर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो जैसे आप भविष्य में डॉक्टर बन गए, ठीक है, तो इसमें विद्यालय का इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा सेकेंड यूनिट का। अच्छा, फर्स्ट यूनिट का भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विदाउट लाइफ नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट फर्स्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी। मतलब कि आपका लाइफ जो है कंप्लीट ही नहीं होगा जब तक कि आपका फर्स्ट यूनिट ठीक नहीं है, मतलब कि प्रथम इकाई आपका ठीक नहीं है। तो प्रथम इकाई, पहली इकाई जो सोसाइटी का कहा गया है वो परिवार को कहा गया है, और दूसरी इकाई किसको कहा गया है? विद्यालय को कहा गया है। क्लियर है? आइए बात करते हैं, शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य अनुशासन है। अब इस पर थोड़ा सा बहस हो जाए। शिक्षा का जो टारगेट होता है, जो एजुकेशन का टारगेट होता है, ऐसे लोग आज के डेट में कहते हैं कि एजुकेशन इज द बिजनेस, एजुकेशन बिजनेस है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी ये बिजनेस बंद है, अभी ये बिजनेस बंद है भाई, सभी कोचिंग विद्यालय बंद है। तो आदमी जी पा रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए। यदि बिजनेस होता तो आदमी तो नहीं जी पाता। तो एजुकेशन बिजनेस नहीं है, इस चीज को पहले आप समझ लीजिए। एजुकेशन व्यापार नहीं हो सकता है। वैसे थिंकिंग रखने वाले एजुकेशन को व्यापार कह सकते हैं, तो व्यापार वही कहते हैं जो व्यापारी करते हैं, ठीक है। तो अब आइए बात करते हैं कि आखिर एजुकेशन का मुख्य टारगेट होता क्या है। तो मुख्य टारगेट इसका है डिसिप्लिन, अनुशासन। देखिए, अगर आप एनसीईआरटी का आप टेक्स्ट बुक का यदि क्वेश्चन भी करना चाहते हैं इस लेसन के बाद में, तो एक टाइटल से क्वेश्चन मिलेगा कि शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या है। शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो भाई नौकरी लेना, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि नौकरी लेना, ठीक है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना,
लेकिन ये एक्चुअली में टारगेट नहीं है। एजुकेशन का एक्चुअल में टारगेट क्या है? अनुशासन। आप याद रखेंगे। आइए बात करते हैं, बहुरंगी विविधता वाला देश भारत है। ठीक है, अगर बात करें बहुरंगी विविधता वाला देश भारत को नाम रखा गया है, मतलब कि भारत देश जो है बहुरंगी विविधता मतलब अभी मैं आपको बता दिया कि विभिन्न प्रकार के हमारे देश में लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के खान पान करते हैं, विभिन्न प्रकार के नृत्य हैं, विभिन्न प्रकार के यहाँ लोग रहते हैं, इसलिए भारत जो है विविधता वाला देश है। तो इस विविधता को एक नई संज्ञा यहां दिया गया, बहुरंगी विविधता वाला देश कौन है भाई? तो भारत है। कौन है? भारत है। देखिए आज मैं पार्ट 1 इसका चर्चा कर रहा हूं, चूंकि लेसन बड़ा है, आगे नृत्य की भी चर्चा करना है, खान पान की भी चर्चा करना है। मैं पूरी तरीका से संतुष्ट कर दूंगा कि भारत जो है बहुरंगी विविधता वाला देश है। अच्छा, मैं वीडियो के लास्ट में पूरी तरीके से संतुष्ट कर दूंगा कि एनसीईआरटी में भी कुछ नहीं है, बशर्ते आपकी नियत और विश्वास होना चाहिए। क्लियर है? विश्वास अगर मन में है, अगर मन में विश्वास है तो 1000 अग्नि परीक्षा माने नहीं रखता। 1000 अग्नि परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि मन में विश्वास है तो इसकी आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? तो आइए बात करते हैं। मैं ये थोड़ा सा डायलॉग जो है यहां रामायण का दे दिया था। रामायण में राम जी द्वारा ये संवाद किया गया है, कहीं पर आप भी देखे होंगे। तो आइए बात करते हैं, हमारा देश संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, हमारा देश मतलब कौन देश है भाई? तो भारत संसार का, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, लोकतांत्रिक मतलब कि लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार। देखिए सरकार गवर्नेंस थोड़ा थोड़ा झलकेगा, क्योंकि हमने इंडियन पॉलिटी ही टारगेट रखा है। तो इंडियन पॉलिटी जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इंडियन पॉलिटी में आप तो देखेंगे ही ना, गवर्नेंस का ही चर्चा होगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, हमारा देश संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। चलो भाई आगे। कह रहा है संसार को प्रायः सभी धर्मों के अनुयायी यहां रहते हैं। कह रहा है संसार में जितने भी मुख्य धर्म हैं, रिलीजन्स हैं, उनके फॉलोअर भारत में रहते हैं, भारत में रहते हैं। संसार के प्रायः सभी धर्मों के लोग, मतलब कि सभी धर्म के लोग देखा गया है कि भारत में निवास करते हैं, उनके फॉलोअर यहां पर रहते हैं। आइए कह रहा है कि भौगोलिक आर्थिक, देखो भौगोलिक आर्थिक, भौगोलिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विविधता पूरे विश्व में, देखो कितना दृष्टिकोण लिया गया भाई? तो भौगोलिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अगर विविधता देखा जाए तो पूरे विश्व में भारत को विशिष्टता प्रदान करती है। यहां इस प्रकार के विविधता पाया जाता है, पूरे विश्व में भारत को एक अलग पहचान देती है। विभिन्न प्रकार के विविधता को अब हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले हम लोग देखेंगे भौगोलिक विविधता। भौगोलिक विविधता, देखो भाई भौगोलिक विविधता का जो फर्स्ट लाइन है कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, कई बार ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ चुका है वनडे एग्जामिनेशन में। इसको राइट डाउन कर लीजिए कि भारत जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको याद रख लेना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है भारत। ठीक है, अब भाई इतना क्षेत्र इसका परिसर है, तब बात करते हैं कि ये किन किन सीमा से टच करता है। तो अगर मैं उत्तरी सीमा की बात करूं, भारत चूंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से अभी विविधता हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उत्तरी सीमा हिमाचल पर्वत को टच करती है और दक्षिणी सीमा हिंद महासागर और पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी सीमा में आपको अरब सागर देखने को मिलता है।
ये आप जब नक्शा देखेंगे, मैप देखेंगे इंडिया के चारों तरफ, तो ये आपको उत्तरी सीमा में हिमालय पर्वत दिखेगा, दक्षिणी सीमा में हिंद महासागर, पूर्वी सीमा में बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी सीमा में अरब सागर देखने को मिलेगा। तो आइए बात करते हैं 7 देशों की स्थलीय सीमाएं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, यहां पर आप लिखते चलेंगे। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं भारत को स्पर्श करती हैं। तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। 7 देशों की स्थलीय सीमा, स्थल आप समझ गए, स्थलीय सीमा जो है 7 देशों की यहां पर स्पर्श करती है। अब आगे बात करते हैं लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्रमशः कहां कहां है भाई? तो एक अरब सागर में है और दूसरा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो देखो लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप, देखो लक्षद्वीप अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह जो है वो कहां पे है? तो अरब सागर में है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया भाई भौगोलिक विविधता। ठीक है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत एक विविधता का देश है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब पढ़ते हैं धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। ठीक है, अब देखते हैं एक बार फिर से टाइटल समझिए, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। तो कह रहा है कि दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों का उद्भव स्थल भारत। देखिए ध्यान से, दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों की चर्चा अगर मैं करूं तो एक ही देश आएगा जहां पर आपको चारों धर्म के लोग मिलेंगे। तो वो कौन सा देश है भाई? तो वो है आपका भारत देश। ठीक है, कौन सा देश है? भारत देश। दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों का यदि उद्भव स्थल पूछा जाए, ठीक है, कि मतलब वो कौन सा स्थल है जहां पर चारों धर्म के फ्लोअर मिलेंगे, तो वो देश आएगा कौन? वह भारत देश है मेरा। कौन सा देश है? भारत देश, जिसमें हम रहते हैं। भारत देश में एक छोटा सा राज्य झारखंड है, जिसे गरीब की संज्ञा आजकल दी जा रही है नेताओं द्वारा, राजनेताओं द्वारा। ठीक है, और उस गरीब राज्य में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट पलामू है और वहीं से हम बिलोंग करते हैं। तो आइए बात करते हैं उद्भव स्थल भारत। अब वो 4 धर्म कौन कौन है? तो देखो भाई, हिंदू है, सिख है, जैन है और बौद्ध है। एक ऐसा धर्म है उद्भव, मतलब कि यहीं से उत्पन्न हुए, ऐसा 4 धर्म हैं, ठीक है, जो यहीं से उत्पन्न हुए, मतलब यहां का उद्गम स्थल इसे कहा गया भारत में। देखिए इसके अलावे भी कौन कौन धर्म हैं दुनिया में चल रहे हैं भाई? इस्लाम धर्म है, ईसाई है, पारसी है तथा अन्य धर्म के लोग भी यहां रहते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि यहां पर हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध ही धर्म के लोग रहते हैं। देखो आगे चल के जब हम आंदोलन पढ़ेंगे, प्राचीन भारत में जब आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक है, धार्मिक आंदोलन जब हम लोग पढ़ेंगे, तो धार्मिक आंदोलन में जैन और बौद्ध धर्म को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहां अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर आपसे कोई पूछे कि जैन धर्म जो है वो नेशनल ही रहा, लेकिन बौद्ध धर्म जो है इंटरनेशनल हो गया, कारण क्या है भाई? तो कारण है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेवल तक गए थे। ठीक है, अशोक के जो पुत्र और पुत्री जो थे वो श्रीलंका तक ले गए थे, लेकिन हमारे देश में ही जैन धर्म जो है सिमट के रह गया था, इसलिए जैन धर्म को राष्ट्रीय कहा गया और बौद्ध धर्म को अंतरराष्ट्रीय की संज्ञा दी गई। आगे चल के हम लोग देखेंगे, गौतम बुद्ध की भी चर्चा करेंगे और महावीर की भी चर्चा करने वाले हैं हम लोग। इसके अलावा इस्लाम, ईसाई, पारसी तथा अन्य धर्म के लोग भी यहाँ पे रहते हैं। तो आइए हिंदू धर्म कितने धर्मों में विभक्त है इसकी बात कर लेते हैं। तो शैव में है, शाक्त है, वैष्णव में है। इस्लाम देखिए शिया और सुन्नी में विभक्त है। सिख धर्म की अगर बात करें तो नामधारी और निरंकारी में विभक्त है। अगर जैन धर्म की बात करें तो दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हैं। और यदि बौद्ध धर्म की हम बात करें तो हीनयान और महायान में विभक्त हैं। क्लियर है बात? एक बार मैं फिर से बता दूं कि इस्लाम जो है शिया और सुन्नी में, हिंदू धर्म शैव, शाक्त, वैष्णव और जैन धर्म
दिगंबर और श्वेतांबर, और सिख धर्म में नामधारी, निरंकारी, और बौद्ध धर्म हीनयान और महायान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हिस्ट्री की बात करें, प्राचीन इतिहास की बात करें, तो उसमें भी ये चीज आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं हिंदू धर्म कुछ पवित्र ग्रंथ की बात यहां पर की गई है। एनसीईआरटी 6 क्लास के फर्स्ट लेसन में कुछ ग्रंथ के बारे में चर्चा किया गया है जो हमेशा देखा जाता है कि वनडे एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आइए बात करते हैं हाँ, हिंदू धर्म में इंपॉर्टेंट ग्रंथ के। तो वेद है, पुराण है, उपनिषद है, रामायण है तथा महाभारत है। ठीक है, अब ये तो भाई सब कोई देखा ही होगा, रामायण तथा महाभारत कितना इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी ऐसे बोला जाता है कि रामायण का कोई इंपॉर्टेंट संवाद आप बताइए, तो मैं बता दूं कि रामायण में ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है जो आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, जो यदि आप देखे होंगे, यदि आप अपने लाइफ में उतारे होंगे यदि उसको, तो आप देखेंगे कि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो लोगों के जीवन को भी बदल सकती है। ठीक है, तो अभी ज्यादा सीरियल की बात ना करके अगला पॉइंट देखते हैं। इस्लाम धर्म में पवित्र ग्रंथ कुरान को कहा गया है, और सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब को कहा गया है, और जैन धर्म में आगम सूत्र, और बौद्ध धर्म में त्रिपिटक, और पारसियों का जेंदा अवेस्ता है। देखिए जेंदा अवेस्ता, अब लोग तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म सब याद करेंगे और इसको छोड़ देंगे। तो जो महान यूट्यूबर जो हुए और जो टॉपर स्टूडेंट हुए, वो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रश्न एनसीईआरटी से पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप इसको भी नहीं छोड़ेंगे। पारसियों मतलब जेंदा अवेस्ता, आप इसको भी याद रखेंगे। तो आइए अब पर्व त्योहार की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस जो किताब का नाम जो है वो आप जानते हैं सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था ही हम लोग पढ़ रहे हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 1 और सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 2 7 क्लास में आपको मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं सामाजिक में ही, अभी धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता, देखो धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता टाइटल हमारा है। तो अभी मैं थोड़ा पर्व त्योहार की बात कर लेता हूं, स्पेशली झारखंड और दूसरे राज्यों का इंपॉर्टेंट पर्व क्या है जो देशों में धूमधाम से मनाया जाता है, राज्यों में जो धूमधाम से मनाया जाता है, जहां से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। और नृत्य एक अलग चीज है और पर्व त्योहार एक अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है ना। तो आइए बात करते हैं झारखंड की। तो सरहुल, करमा, दशई, सोहराय एवं टूसू, दम याद रखेंगे। एक बार फिर से झारखंड के लिए सरहुल, कर्मा, दशई, सोहराय एवं टूसू। देखिए नया जो जेसीईआरटी का जो किताब है उसको पढ़िए, अलग से स्पेशल झारखंड आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पंजाब में बैसाखी, महाराष्ट्र में गुड्डी पड़वा और बिहार में छठ, सब कोई जानता ही है। और उसके बाद असम में बिहू। देखो कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, यदि आप एग्जामिनेशन दिए होंगे, वनडे एग्जामिनेशन दिए होंगे या पीसीएस के एग्जामिनेशन दिए होंगे, तो असम की आपको मुख्य पर्व त्योहार के चर्चा आपको मिला होगा, आपको एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिले होंगे। और तमिलनाडु की बात करते हैं पोंगल, और केरल का ओनम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर्व त्योहार। आपको स्पेशल यूट्यूब पर वीडियो तो मिलेंगे ही। मैं कहाँ कह रहा हूं कि आप मेरा ही वीडियो देखिए, लेकिन मैं एक ऐसा वीडियो अब फॉर्मेट आपको डेली दूंगा जिसको देखने के बाद आपको अलग से कोई भी चीज देखना नहीं पड़ेगा। एग्जामिनेशन में बहुत टाइम है, एक बार विश्वास कीजिए। मैं एक बार और बोला कि विश्वास मन में है, अगर मन में विश्वास है तो 1000 अग्नि परीक्षा का कोई अर्थ नहीं है। मन में यदि विश्वास नहीं है तो 1000 अग्नि परीक्षा का कोई अर्थ नहीं है। यदि मन में विश्वास है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब एग्जामिनेशन 2022 में होगा। अब रिवीजन मोड में आप एनसीईआरटी को डालिए, और एनसीईआरटी में भी जेसीईआरटी को डालिए। जेसीईआरटी मतलब कि झारखंड में जो एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं उन्हें कहा गया जेसीईआरटी, क्योंकि झारखंड का इसमें ज्ञान जो है समावेशित किया गया है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बैक टू बैक वीडियो मिलेगा। पहले कंटिन्यू वीडियो नहीं मिल पा रहा था क्योंकि खुद हम लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब रिवीजन मोड में इसे डालने वाले हैं आपके सामने। हम चाहते हैं कि आपको भी कुछ इससे लाभ मिले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका पार्ट 2 लेकर आते हैं और उसके बाद फिर हम लोग भेदभाव वाला चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।